गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लगाते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। और डेट हो गई है आज 11 दिसंबर 2021। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सिविल सर्विस स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पहला प्रश्न है, 4 मार्च 2021 को एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्री क्रेडिट एसोसिएशन अप्रका और नाबार्ड के क्षेत्रीय नीति फोरम की बैठक 2021 का उद्घाटन किसने किया? वर्चुअली रूप से संपन्न हुई है यह बैठक। इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो 4 मार्च 2021 को एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्री क्रेडिट एसोसिएशन अप्रका और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के क्षेत्रीय फोरम की जो बैठक है 2021 वर्चुअली रूप से संपन्न हुई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया और इसका आयोजन अप्रका और नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। और इस बैठक का विषय क्या रहा? कृषि व्यवसाय क्लस्टरों को बढ़ावा देने और ऋण बढ़ोतरी के संसाधनों के लिए विकास सहयोग। नंबर 2 पर आ जाइए। 4 मार्च 2021 को के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? क्या है इसका उत्तर? मोहन कृष्ण बोहरा, ऑप्शन नंबर ए। तो 4 मार्च 2021 को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है और इस वर्ष ये पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया और उनकी यह पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी? वर्ष 2016 में। इस पुरस्कार के लिए उन्हें 2.5 लाख रुपए, एक प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा और यह पुरस्कार वर्ष 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 28 फरवरी 2021 को 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? द फादर, नोमैडलैंड, जोकर या वर्ल्ड वार जेड? इसका आंसर है क्लोज हाउ की नोमैडलैंड, ऑप्शन नंबर बी। तो 28 फरवरी 2021 को 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 के वितरण समारोह का आयोजन हुआ कहाँ पर है? बेवरली हिल्टन, लॉस एंजलिस, यूएसए के कैलिफोर्निया में। और प्रमुख वर्गों में प्रदत्त पुरस्कारों को यदि हम देखें तो सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा में नोमैडलैंड मूवी को मिला है, ठीक है। क्लोज हाउ इसकी डायरेक्टर हैं। और मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता और अभिनेत्री की यदि बात करें तो अभिनेता हैं इसमें चैडविक बॉसमैन और अभिनेत्री हैं एंड्रा डे। 10वां प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न क्या है? 10 फरवरी 2021 को मुंबई में संपन्न फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? मुंबई में संपन्न फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है किसने? मानसा वाराणसी ने। तो 10 फरवरी 2021 को 87वें फेमिना मिस इंडिया 2020 सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन हयात रेजेंसी होटल मुंबई में किया गया और इस प्रतियोगिता में मानसा वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता और उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह को इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप यानी उप विजेता घोषित किया गया। नंबर 5 पर आ जाइए। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत किस झांकी को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला? कौन सी झांकी है ये? आगरा उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर या अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, मथुरा उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर या वाराणसी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर? देखिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर। फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके अयोध्या कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर विषयक झांकी को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है और इसमें प्राचीन पवित्र शहर अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, राम मंदिर की प्रकृति, दीपोत्सव की झलक और रामायण महाकाव्य की विभिन्न कहानियों की झांकी, ठीक है, विभिन्न कहानियों को झांकी में दर्शाया गया था।
नंबर 6 पर आ जाइए। 25 जनवरी 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेना की वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें किसे महावीर चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? अच्छा, महावीर चक्र सबसे बड़ा है, परमवीर चक्र बड़ा है, अशोक चक्र बड़ा है? तो देखिए, सबसे बड़ा परमवीर चक्र, ठीक है। दूसरे स्थान पर आता महावीर चक्र कर्नल वी संतोष बाबू को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 25 जनवरी 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेना के वीरता पुरस्कार की घोषणा की। इसमें शामिल प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। महावीर चक्र की बात करें तो कर्नल वी संतोष बाबू को मिला ये मरणोपरांत। देखिए, यह पुरस्कार युद्ध के समय वीरता दिखाने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है और यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता दिखाने के लिए दिया जाता है। अगर वरीयता क्रम में बात करें तो ये जो महावीर चक्र है वो परमवीर चक्र के बाद आता है, ठीक है। यह पुरस्कार वर्ष 2001 के बाद पहली बार प्रदान किया गया है। देखिए, कर्नल बी संतोष बाबू की बात करें तो गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान चीन के पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ हुई झड़प में शहीद हो गए थे वो। कीर्ति चक्र की बात करें 2021 में तो संजीव कुमार को मिला मरणोपरांत। और शौर्य चक्र की बात करें तो मेजर अनुज सूद को, प्रणब ज्योतिष दास और सोनम तेसरिंग तमांग को, ठीक है, इन तीनों को मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 23 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 दो श्रेणी में दिया जाता है, संस्थागत और व्यक्तिगत। व्यक्तिगत श्रेणी में ये मिला है किसको? अक्कितम अच्युतम को नहीं मिला। नानाजी देशमुख नहीं है इसका उत्तर। डॉक्टर MS स्वामीनाथन और डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, 23 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 की घोषणा की। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। दो श्रेणियों में पुरस्कार है ये, संस्थागत और व्यक्तिगत श्रेणी में। संस्थागत श्रेणी में पहले बात करेंगे तो यह पुरस्कार सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी SEEDS को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चुना गया। और व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ये देश में उन अग्रदूतों में शामिल रहे जिन्होंने सामान्यतः भू खतरों और विशेष रूप से भूस्खलन पर वैज्ञानिक अध्ययनों की नींव रखी। नंबर 8 पर आ जाइए। 28 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित सर गॉरफील्ड रोबर्ट्स ट्रॉफी किस खिलाड़ी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है विराट कोहली। तो 28 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए प्रतिष्ठित सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है, ठीक है, सोबर्स, रोबर्स नहीं है, विराट कोहली को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। नंबर 9 पर आ जाइए। 27 दिसंबर 2020 को सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। इनमें शामिल नहीं है तो डॉक्टर एंथनी फाउची इसमें शामिल हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार इसमें शामिल हैं और संजय पांडे। ये तीनों भारत के इसलिए इंपॉर्टेंट है। ग्रेटा थनबर्ग को नहीं मिला है। तो 27 दिसंबर 2020 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। और इस अवार्ड की जो थीम थी वो क्या थी? सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम ऑफ कोविड। और यह पुरस्कार जो है हारमनी फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। और यह पुरस्कार मदर टेरेसा की स्मृति में प्रदान किया जाता है। और हारमनी फाउंडेशन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करता है। अब बात करेंगे इसमें पुरस्कारों के प्राप्तकर्ताओं की। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है 3 नाम। डॉक्टर प्रदीप कुमार का, क्योंकि भारत चेन्नई के हैं ये। संजय पांडे का, महाराष्ट्र के हैं ये। और एक नाम और है KK शैलजा, केरल की स्वास्थ्य मंत्री। इन तीनों का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। वैसे मिला है 10 लोगों को और ग्रेटा थनबर्ग इसमें शामिल नहीं है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के 39वें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है? तो भारत का 39वां, 40वां बड़ा इंपॉर्टेंट है। 39वां है तेलंगाना का रामप्पा मंदिर, ठीक है, और 40वां है
गुजरात का धौलावीरा, याद रखिएगा ये 39 और ये 40। तो 25 जुलाई 2021 को तेलंगाना के मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित है रुद्रेश्वर मंदिर, या जिसको बोलते हैं रामप्पा मंदिर। इसको भारत के 39वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। और 27 जुलाई 2021 को कच्छ का रण गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल जो है धौलावीरा, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया और यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत के कुल 40 स्थल हैं और इन स्थलों में 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, मिश्रित है। तो भारत के कुल 40 विश्व धरोहर स्थलों में 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित स्थल है, जिसका नाम है सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये मिश्रित है। देखिए, भारत के अलावा 40 या 40 से अधिक धरोहर स्थल वाले देशों की सूची में बात करें तो इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन, फ्रांस भी शामिल हैं। और भारत ने वर्ष 2014 से 10 नए विश्व धरोहर स्थलों को जोड़ा है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। 29 जुलाई 2021 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। एक प्रोजेक्ट एलिफेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा पूछा जाता है। वो 1992 में। बाघ दिवस 2021 के अवसर पर वर्ष 2025 तक बाघों की संख्या को दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। 2025 जो है बहुत ज़्यादा है, तो थर्ड को एलिमिनेट करिए, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब तक की गई है? 2022 तक, यानी अगले वर्ष तक। तो 29 जुलाई 2021 को संपूर्ण विश्व में इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया। उद्देश्य क्या है? विश्व में बाघों के निवास स्थान का संरक्षण करना, उनका विस्तार करना, उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना लोगों में। वर्ष 2010 में 29 जुलाई को हर साल इस दिवस को मनाए जाने के लिए निर्णय लिया गया था और इस सम्मेलन में वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्धता को व्यक्त किया गया था। तीसरे स्टेटमेंट वाली बात गलत है। देखिए, भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी और टाइगर और एलिफेंट के संरक्षण में 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 यह कहती है कि भारत में बाघों की संख्या 2967 है, जो कुल वैश्विक बाघ आबादी का लगभग 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। 27 से 29 जुलाई 2021 के मध्य संघाई सहयोग संगठन SCO सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक कहाँ संपन्न हुई? बांग्लादेश, श्रीलंका, तजाकिस्तान, भारत। कहाँ संपन्न हुई है? संघाई सहयोग संगठन SCO सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक तजाकिस्तान के दुशांबे में। तो 27 से 29 जुलाई 2021 के मध्य संघाई सहयोग संगठन यानी SCO सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की जो वार्षिक बैठक है वो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में संपन्न हुई और इस बैठक में SCO सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नंबर 14 पर आ जाइए। जुलाई 2021 में JSW फाउंडेशन ने किस उद्देश्य हेतु जम्मू कश्मीर सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? नैनीताल की नैनी झील की सफाई के लिए, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए, राज्य में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु, या फिर मुगल गार्डन के रेस्टोरेशन और रखरखाव के लिए? पहला वाला ही सही है, मुगल गार्डन के रेस्टोरेशन और रखरखाव हेतु। तो 28 जुलाई 2021 को जम्मू और कश्मीर सरकार और JSW फाउंडेशन ने शालीमार बाग और निषाद बाग में स्थित कश्मीर के मुगल गार्डन के संरक्षण और उसके रखरखाव के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षरित किया है। देखिए, समझौता ज्ञापन के अनुसार
JSW फाउंडेशन कश्मीर में शालीमार बाग और निशात बाग के मुगल गार्डन के संरक्षण, बहाली और रखरखाव के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। और जम्मू कश्मीर सरकार क्या करेगी? सहायता, संसाधनों और अन्य बुनियादी ढांचों के माध्यम से परियोजना के लिए सहायता और वित्त पोषण प्रदान करेगी। बात करें शालीमार बाग और निशात बाग के इतिहास की, तो शालीमार बाग और निशात बाग को सम्राट जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल के दौरान निर्मित किया गया था। 1619 से लेकर 1635 और मुगल बागवानी कला का प्रतीक हैं ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 28 जुलाई 2021 को किसने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? NV रमना तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है नए वाले, तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। बसवराज बोम्मई, ऑप्शन नंबर ए। तो 28 जुलाई 2021 को बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया और राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इस पद पर उन्होंने BS येदुरप्पा का स्थान लिया है। देखिए, वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री SR बोम्मई के पुत्र हैं और कर्नाटक में HD देवगौड़ा और HD कुमारस्वामी के बाद यह पिता पुत्र की दूसरी जोड़ी है। ठीक है, SR बोम्मई के पुत्र बसवराज बोम्मई। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, लगभग 12-15 या साल भर तक की करंट अफेयर्स पूछी जा रही है आजकल किसी भी एग्ज़ाम में। कुछ 18-17 महीने पुराने भी प्रश्न जो है डाल देते हैं और कोई कोई प्रश्न 3 साल पुराना भी होता है, लेकिन वो एक आधा होता है तो होता है, वरना नहीं होता है। वरना 12 से 15 महीने की करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।